का लैंप ऑन करिए। नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। बहुत सारे लोगों की जो ख्वाहिश थी उसको संभवतः ध्यान में रखते हुए और महासचिव जैसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए चूंकि एक लापरवाही हुई उनके स्तर पर, इसके अलावा उनकी और क्या भूमिका रही, कोई अपराध में वो लिप्त थे कि नहीं थे, ये तो एसआईटी की जो फाइनल रिपोर्ट 20 या 22 जुलाई को आने वाली है उसमें और साफ हो जाएगा। लेकिन उनको जिम्मेदार मानते हुए कि उनके स्तर पर लापरवाही हुई है, चंपत राय को भी हटा दिया गया है ट्रस्ट से, उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है और अनिल मिश्रा के साथ साथ गोपाल राव को भी ट्रस्ट से हटा दिया गया है, उनके इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। आज स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस के सामने, मीडिया के सामने उन 2800 वस्तुओं की लिस्ट, रजिस्टर सामने रख दिया और उनमें से कुछ जिनके बारे में कहा जा रहा था कि पादुका भी गायब, कागभूषणी भी गायब, हार भी गायब, उनको तो सीधे वहां रख करके दिखा दिया गया कि कुछ गायब नहीं हुआ है, सब कुछ जहां का तहां है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बहाने जो भी हुआ है ये बहुत पीड़ादायी है। इससे ज्यादा कोई शर्मनाक नहीं हो सकता है कि भगवान राम के घर में भी इस तरह की हरकत हुई है। लेकिन इसका सहारा लेकर के जिस तरीके से कुछ लोगों ने, और जो राम मंदिर के भी खिलाफ थे, इस आंदोलन के भी खिलाफ थे, जो मंदिर निर्माण के समय भी जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था बल्कि वो कुछ और मांगे कर रहे थे, वहां यूनिवर्सिटी कॉलेज बनवा दो, ऐसे लोग भी अब राजनीति करने पर आमादा हैं और इस पूरे मामले में एक अलग तरह की ही भूमिका अदा कर रहे हैं। एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है जो ट्रस्ट में जो आमूल चूल बदलाव होने हैं उसके बारे में अपने सुझाव भी देगी और ट्रस्ट के नए सदस्यों के बारे में अपनी राय भी देगी। बहुत जल्दी जुलाई में ही एक और ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है, उसमें हम और आप कुछ और बड़े बदलाव होते बड़े फैसले होते हुए देखेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान, लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट और जयपुर से एकलव्य सिंह। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। भट्ट साहब, आप ही के पास आता हूं। जो आज कार्रवाई हुई है, जो आज फैसले हुए हैं, अपेक्षाओं के अनुरूप हैं? केवल आज जो कार्रवाई हुई है केवल वही नहीं, मैं कह रहा हूं कि 3 जून को ये मामला प्रकाश में आया और आज जो है इस मामले के केवल जो हुए हैं 33 दिन। इन 33 दिनों में एसआईटी बन गई, इन 33 दिनों में एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट सरकार को मिल गई, इन 33 दिनों में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई, 8 लोग जेल चले गए, उनसे पूछताछ हो गई, रिमांड पे ले लिए गए, करोड़ों रुपए रिकवर हो गए और उन्होंने इससे मंदिर से गबन किए गए पैसे से जो एसेट क्रिएट किए गए थे, घर बनाए थे, मकान बनाए थे, प्रॉपर्टी खरीदी थी, प्लॉट खरीदा था, महंगी गाड़ियां खरीदी थी, एसयूवी खरीदी थी, वो भी रिकवर हो गई। ट्रस्ट के महामंत्री का इस्तीफा हो गया, ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, ट्रस्ट की मीटिंग भी हो गई और इस्तीफे स्वीकार भी हो गए, अंतरिम महामंत्री भी नियुक्त हो गया
और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष का भी बयान आ गया कि ये जो हुआ है, ये महापाप हुआ है। किसी ने उसको डिफेंड नहीं किया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सनातन धर्म में आत्मनिरीक्षण, आत्मावलोकन, अपने गिरेबान में झाँकने की क्षमता है। हम क्रिश्चियनिटी और इस्लाम नहीं हैं कि कुछ भी करके निकल जाएँ और उसको गॉड और अल्लाह के और उसके ऊपर कुछ भी कहना गॉड और अल्लाह की शान में गुस्ताखी माना जाता है। अजमेर की दरगाह शरीफ में 30 साल पहले जो हिंदू लड़कियों का जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, उसका 30 साल बाद जो है राजस्थान की हाई कोर्ट से मुकदमा का फैसला आया है, सारे के सारे छूट गए। अजमेर की दरगाह में कितने हज़ारों करोड़ का घोटाला हो रहा है, हज़ारों करोड़ रुपया साल में आता, कोई उसका हिसाब है? यूपी में दर्जनों दरगाहें हैं जहाँ पे अरबों रुपया साल में आता, कोई हिसाब है? केरला का जो चर्च का पादरी है मुलक्कल, उसके ऊपर रेप का आरोप प्रमाणित है, जेल जा चुका है और बेल पे घूम रहा है और केरला की दर्जनों नन्स ने धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, शिकायतें की हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन दी है, पुलिस में एफआईआर की है कि हमारे संग रेप किया गया। क्या कोई कार्रवाई हुई? तो ये जो हिजबुल्लाह अलायंस है, हिजबुल्लाह माने द सर्वेंट ऑफ अल्लाह, जिसका नाम भारत में इंडी अलायंस है। ये जो लोग आज आज इतना उछल-कूद मचा रहे हैं, ये जो कालनेमी हैं, इंडी अलायंस के लोग, आज इनको मंदिर के ऊपर बड़ी जो है 1 महीने से सोशल मीडिया में झोंके हुए हैं दिन भर सुबह से लेके शाम तक। वो ये बताएँ कि 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था। इस घटना के 40 साल पूरे हो गए। इन 40 सालों में क्या वो 4 मिनट भी 40 मिनट भी क्या कभी उन्होंने मंदिर के समर्थन में वो रहे हैं? कब उन्होंने वो तो आज जब मंदिर बन गया और एक वहाँ पे गड़बड़ी हो गई, लापरवाही से हो गई, गलत हुआ, महापाप है। हम सबने इसकी कठोर शब्दों में निंदा की है, किसी ने डिफेंड नहीं किया है। लेकिन ये जो हिजबुल्लाह पार्टीज़ हैं, उनको बताना चाहिए कि केरल के सबरीमाला में दर्जनों किलो जो है हिंदुओं के मंदिर से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने सोना वहाँ लूट लिया। हाई कोर्ट के आदेश पर केरला में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं, मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तमिलनाडु में मंदिरों की जमीन लूट ली गई, टन्स में वहाँ सोना लूटा गया। अभी हाल में मंदिर की जमीन पर चर्च बन रहा था, उसको हाई कोर्ट के आदेश पर रोका गया। जब क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर था आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी का जगन रेड्डी, तब तिरुपति के मंदिर में गाय की चर्बी मिला हुआ घी सप्लाई हो रहा था और वो भी कर्नाटक की कांग्रेस रूल्ड सरकार के स्टेट से आ रहा था। जब वहां पे टीडीपी सरकार बनी तब उसको रोका गया। तब उस समय कांग्रेस ने, इंडी अलायंस ने, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा था? मैं फिर दोहराता हूँ कि ये घटनाएँ मैं इसलिए नहीं मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ कि मुझे अयोध्या में किसी का बचाव करना है। मुझे किसी का बचाव नहीं करना है। अयोध्या से जुड़े हुए संघ के लोगों ने भी किसी का बचाव नहीं किया। दत्तात्रेय होसबोले ने भी अपने बयान में स्थिति को बहुत साफ कहा है। उन्होंने कहीं बचाव नहीं किया। स्वामी गोविंद देव गिरी ने भी बचाव नहीं किया। चंपत राय ने भी स्वयं अपना बचाव नहीं किया और आज 1 महीने से जहरीला झूठा अभियान चलाया जा रहा था कि राम मंदिर को जो दान में जो सोने-चांदी के आभूषण और तमाम वस्तुएँ मिली थी, वो सब गायब हैं। आज उनका पब्लिक डिस्प्ले हुआ ना, कि सब सब सुरक्षित है। तो हमें अब मामला मंदिर में वित्तीय अनियमितता और गबन से आगे आ गया है और अब साफ-साफ हो गया है कि जो जो शक्तियाँ राष्ट्र विरोधी हैं, जो शक्तियाँ सनातन हिंदू विरोधी हैं, उनको ये स्वर्णिम मौका मिला था और 33 दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और अभी रिकवरी और होगी। और आज जो है एक बड़ी पार्टी के नेता ने बीजेपी के एक एमपी पर आज ये ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने जो मेरे बारे में लिखा है कि मेरी टिन्नू यादव से बात हुई है, 10 मिनट में इस ट्वीट को डिलीट करें वरना उनके खिलाफ मैं एफआईआर करूँगा। तो सवाल ये है कि अब तो ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड में इससे साबित हो जाएगा कि बात हुई है कि नहीं हुई है। तो फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, गलत हुआ, उसका कोई डिफेंस हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद उतनी ही त्वरित कार्रवाई हुई, यूपी के मुख्यमंत्री के स्तर पर हुई, प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था और एसआईटी ने कार्रवाई की, अयोध्या पुलिस ने कार्रवाई की और आज देखिए 33 दिन के अंदर ट्रस्ट में भारी फेरबदल हो गया। नए जो है कार्यकारी महामंत्री अपॉइंट हो गए, एक कमेटी बन गई है
कि वो नए सदस्यों का चुनाव करेगी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, उसका चुनाव करेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्या उसका अनुबंध है, उसको रिव्यू करेगी, नए लोग भर्ती किए जाएँगे और व्यवस्था को जितना भी कड़ा किया जाना संभव है, जितने भी उच्चतम स्तर जो ट्रांसपेरेंसी के, जवाबदेही के और पारदर्शिता के हैं, वो सारे लागू किए जा चुके हैं। तो इसलिए इसमें मेरे लिए अब कोई लज्जा की बात नहीं है, जो गलती होनी थी वो हो गई, जो डैमेज होनी थी वो हो गया, जो दाग लगना था वो लग गया। अब इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका प्रयास किया जाना चाहिए और उस दिशा में यूपी गवर्नमेंट और पुलिस और ट्रस्ट तीनों काम कर रहे हैं। जी। जी, एकलव्य। सर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आज चंपत राय का जो इस्तीफा है वो मंजूर हो गया, अनिल मिश्रा और चंपत राय जी का। तो एक चीज समझना जरूरी है सर कि जैसे अभी सर ने बताया ही कि कई तरह के नैरेटिव्स चल रहे थे, तो एक नैरेटिव ये भी चलाया जा रहा था कि भाई मीटिंग के लिए वेट क्यों किया गया, इतना पहले ही क्यों नहीं उनका इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया। परंतु आज जो वहां पे जो सीनियर लॉयर्स थे और गोविंद गिरी महाराज ने स्वयं भी बताया कि भाई जो इस ट्रस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यदि अगर कोई ट्रस्टी अपना इस्तीफा देता है तो वो बाय डिफॉल्ट ही स्वीकार हो जाता है, उसमें बाकी फिर किसी को मतलब ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि वो उसे स्वीकार करे या ना करे। तो मैं और इसीलिए ये कहता हूँ सर। मीटिंग और ये मीटिंग शेड्यूल थी 11 जुलाई के लिए, जी सर। लेकिन इसको जी जी। पहले किया गया है। सर मोर इम्पोर्टेंटली बात यह है कि लोग जो है मतलब अनफॉर्चुनेट है कि हमारी मीडिया भी मतलब हमारे इतने बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई एम श्योर उनके लीगल विंग्स होते हैं, वो 2 मिनट में चाहें तो इस तरह की लीगैलिटीज को एग्जामिन करके और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। इतने सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं सर जो इतनी जिम्मेदारी से बड़े बड़े मंचों पे, एक सार्वजनिक मंच, मैं हमेशा मानता हूं सर कि एक सौभाग्य और एक जिम्मेदारी की बात होती है जब देश की करोड़ों जनता आपको सुनती है। तो मुझे लगता है सर कि कभी कभी क्या होता है ना कि एक्साइटमेंट में हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका एक बिना बात के एक नेगेटिव वातावरण जिससे बनता है। तो मुझे लगता है फैक्ट्स को हमें ओवर एक्साइटमेंट में फैक्ट्स को एग्जामिन करना नहीं भूलना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए था, मैं मानता हूं कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और जर्नलिस्ट और भी बहुत लोग हैं सर, यूट्यूबर्स, जिनको पता होना चाहिए था कि जब इस तरह का इस्तीफा होता है तो वो बाय डिफॉल्ट स्वीकार हो जाता है, तो ये बेसिकली एक इशू ही नहीं थी, ये समझना चाहिए था। हाँ और मैं सर देखिए मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन साफ बात है इसको, क्योंकि ये कानूनी इशू है तो कानूनी इशू को अनइमोशनली ही एग्जामिन करना चाहिए। और अगर आप जितना मैंने सर, अब मैंने भी जितना चंपत राय जी को मतलब टीवी और मीडिया की नजरों से ही देखा है, कोई व्यक्तिगत तौर पे तो उन्हें जानता नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत जो उनके ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से दिखता था, जो लोगों से सुनने में मिलता था, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा अहंकार था, या मतलब आप कह सकते हो कि जो कड़वी बोली होती है ना, वो उस तरह का उनका थोड़ा था व्यक्तित्व। और हाँ, ये सब जो हुआ है इसमें आप ये भी अभी हाल फिलहाल के लिए कह सकते हो, क्योंकि ये घटना हो गई तो ये इल्जाम लग सकता है कि भाई प्रशासनिक कुशलता की थोड़ी कमी रही होगी। लेकिन सर देखिए उनपे कई इल्जाम और कई तरह की चीजें तो लग ही रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक ऐसा समय है कि एक जो दूसरे साइड की स्टोरी है ना उसको भी लोगों को समझना चाहिए। सच्चाई यह है सर कि एसआईटी का जो गठन किया गया, इस ट्रस्ट की सिफारिश और ट्रस्ट की एफआईआर पे किया गया ना। ट्रस्ट की जिम्मेदारी किसके पास थी? चंपत राय जी के पास ही थी ना। तो चंपत राय जी का रोल रहा होगा ना इस एफआईआर को दर्ज करवाने में। हो सकता है सर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चंपत राय जी की थोड़ी सी ये समस्या रही कि एक जो एटीट्यूड होता है ना कि घर की बात घर में रह जाए, इसीलिए आपने देखा होगा कि कई जगह उन्होंने स्वयं ये बीड़ा उठा लिया कि मैं ही जाके कैश की रिकवरी करवा दूं। तो इस तरह की सर ठीक है प्रॉब्लम रही है, और किसी ने भी सर, चाहे हमारी वहां की सरकार हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, बीजेपी हो, वीएचपी हो, आरएसएस हो, किसी ने सर ऐसा कृत्य करने वालों का बचाव तो नहीं किया है ना।
सबने यही कहा है कि जो दोषी हैं उनको उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहिए, इसमें जो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और मैं तो देखिए सर बहुत क्लियर हूं कि, और मैं इसको अनइमोशनली बोल रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मोदी और योगी का सपोर्टर हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोदी और योगी का ट्रैक रिकॉर्ड है सर इंटीग्रिटी को लेके। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता को विश्वास है सर कि उनका जब ट्रैक रिकॉर्ड है इंटीग्रिटी का, तो जब ये एक ऐसी इशू आई है जिसमें कि पूरे समाज के, देश के, हिंदुओं की प्रतिष्ठा का, प्रभु श्री राम के मंदिर के, भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वो स्वयं इसको इंश्योर करेंगे कि ये चीजें अपनी लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएं। तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए सर हमें, जो भारत की जो कानून व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उस पर भी भरोसा रखना चाहिए। अब लोग बड़ी आसानी से आरोप लगा देते हैं कि एसआईटी पे हमें भरोसा नहीं है, एसआईटी में ये कमी है, वो कमी है। मतलब इवन सर ये जो दूसरे तरह के जो टॉप लॉयर्स हैं इकोसिस्टम के, कपिल सिब्बल, अरे भाई अगर तुम्हें कोई कमी लग रही है तो तुम कोर्ट्स को अप्रोच क्यों नहीं कर रहे, बता क्यों नहीं रहे कि एसआईटी में ये कमी है? कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन करो क्योंकि एसआईटी में ये कमी है। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक तरफ बैठ के एक नैरेटिव बनाना है, तुम्हें ये नहीं बताना कि एसआईटी में एक्चुअल कमी है क्या, क्योंकि सच्चाई ये है सर कि कोई कमी है ही नहीं। जो कानून व्यवस्था होती है, जो न्याय प्रणाली होती है, उसी के अनुरूप इस एसआईटी को फॉर्म करके और सही तरीके से प्रोग्रेस चल रही है। तो ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, इसके सिवाय इसमें और कुछ नहीं है। तो कुल मिला के सर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक सही डायरेक्शन में चल रहा है, हमें थोड़ा सा इसमें धैर्य रखना चाहिए। और एक अभी तक जो हुआ है, मुझे लगता है उससे एक सीख जरूर लेनी चाहिए कि ठीक है, हमारे मतलब धर्म का मामला है तो थोड़े से हम इमोशनल, अब मतलब स्वाभाविक है कि हम इमोशनल होंगे, और वो भी प्रभु श्री राम के मंदिर से जुड़ा हुआ जो कि सबसे बड़े प्रतीक है। तो थोड़ा सा इमोशनल इशू है, लेकिन फिर भी हमें अपने भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करके और थोड़ा धैर्य रख के फैक्ट्स को एग्जामिन करके स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं सर। बिल्कुल सही बात है वीरेन जी। आज मैं आलोक कुमार का बयान सुन रहा था, जो वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सर देखिए एक ये आपकी अनुमति से सर एक छोटी सी चीज और ऐड कर दे रहा हूँ, एक छोटी सी चीज सर। मैंने मैं देखा सर अभी जो, हाँ दर्शकों को बता दूं कि सर, ये वो 3 चीजें हैं, 4 चीजें हैं। पीछे रामायण भी दिखाई दे रही है, रामचरितमानस भी दिखाई दे रहा है। इन चारों को लेकर के जबरदस्त दुष्प्रचार किया गया कि इतनी कीमती चीजें गायब कर दी गई। चरण पादुकाएं भी हैं, हार भी है, कागभूषणी भी है, और वो स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस भी है जो आज शो किया गया। जी बताइए। रजिस्टर भी है, एक रजिस्टर भी है जिसमें कई हजार ऐसे जो आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उनका पूरा विवरण है। ऐसा नहीं है। तो एकलव्य की जरा पहले सुन लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे जी थे। जी जी, बिल्कुल 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 नहीं सुनिए। नहीं सर, इस संदर्भ में वीरेंद्र सर ही बताएंगे, उनको बेहतर पता भी है। मैं तो बस एक चीज ऐड करना चाह रहा था सर कि मैंने अभी देखा कि जब वो मीटिंग कंक्लूड होने के बाद जब गोविंद गिरी महाराज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें भी सर कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई लीपा पोती की जा रही है, डिफेंड किया जा रहा है। सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई अभी एक एसआईटी की जांच चालू है, ऑनगोइंग है, कोई किसी का कोई अपराध साबित नहीं हुआ है। कम से कम चंपत राय जी वगैरह और अनिल मिश्रा जी का ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो साइड हो गए, उनका कोई अपराध साबित नहीं हुआ है। तो आप क्या क्या चाह रहे हो कि गोविंद गिरी महाराज, जिनके 32 वर्ष से उनके साथ में वो काम करते रहे हैं, उनने उनका चरित्र इतने करीब से देखा है, अब लोगों की भावनाएं को देखते हुए गोविंद गिरी महाराज अपना व्यक्तित्व और चरित्र चेंज कर लें और किसी को मतलब अनर्गल बातें किसी के बारे में कहने लगे? ये तो नहीं हो सकता ना सर। जब यूपीए सरकार के टाइम में स्कैम्स हो रहे थे तो लोग बोलते थे कि करप्शन हुआ है, लोगों को जेल जाना चाहिए, सुरेश कलमाड़ी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन ये कोई ये तो नहीं कहता था ना कि मनमोहन सिंह को जेल में डालो अभी के अभी। तो सर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए लोगों को, और कम से कम हमारे साधु संतों के बारे में मतलब इतना ओवर एक्साइटमेंट में गलत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। जी वीरेन जी, कैसे कंट्रोल कर ले? 6 महीने बाद चुनाव है, आप सोचिए। और यूपी में 2017 में समाजवादी पार्टी हारी, 2022 वीरेन में जी, हारी।
वीरेन जी तो थोड़ा सा 2000 थोड़ा सा थोड़ा सा फ्रेम जरा ठीक कर लीजिए, सेंटर में आ जाइए, वो जी, ऊपर की जगह थोड़ा कम कर लीजिए, थोड़ा सा तो सेंटर में। लगातार तो वो चुनाव हार रहे हैं, तो अब उनको यही एक ठीक। मौका मिला है कालनेमी हिंदुओं को। इनका क्या लेना-देना अयोध्या के राम मंदिर से भाई? ये बार-बार याद दिलाया गया है कि 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर 2-2 बार फायरिंग हुई, 30 अक्टूबर को, 2 नवंबर को माननीय मुलायम सिंह यादव उपमंत्री थे। 1992 का राज्यसभा में रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें वो भगवान राम को अयोध्या में अवैध कब्जेदार बता रहे हैं। तो जो लोग कल तक भगवान राम को अवैध कब्जेदार बता रहे हैं, आज वो मंदिर के लिए आज वो भगवान राम के मंदिर में कुछ गड़बड़ हो गया, उसको लेके छाती पीट रहे हैं। कौन इनकी बात पे विश्वास करेगा? और जो भाऊ ने बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर किसी फ़िल्म में कोई नायिका अगर अगर नायक से नाराज़ हो जाती है, तो वो उस फ़िल्म के खलनायक से शादी नहीं कर लेती है। खलनायक के पास नहीं चली जाती है और बाद में उसका हीरो से ही संबंध स्थापित हो जाता है, संबंध ठीक हो जाता है। तो ये एक समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का इसको जो अपनी जो इलेक्टोरल बैटल का एक हथियार बनाने का, उसका एक कारतूस बनाने का, उसका एम्युनिशन बनाने का जो प्रयास है, वो विफल हो गया और मैं दोहराता हूँ अपनी बात कि 33 दिन में सारी कार्रवाई हो गई। 3 जून को पहली बार अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था। 13 जून को एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई। 23 जून को एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई। उसी के 48 घंटे के अंदर 8 लोग अरेस्ट हो गए। उसके अगले 48 घंटों के ऊपर करोड़ों रुपए की रिकवरी हो गई। और ये सारी बातें और अंततः ये सारी बातें निराधार साबित हुई कि वो साहब वो कारमुशुंडी की मूर्ति गायब हो गई। वो आईएएस अफसर पूरे टीवी चैनलों को बुला-बुला के इंटरव्यू दे रहा है कि मैंने 5 करोड़ रुपए का सोने की रामायण दी थी, आज वो भी सामने आ गई। जितने आभूषण दिए गए थे, सब सामने आ गए ना। तो अब ये और अब ये जो जो गंदा षड्यंत्र जो साजिश रची जा रही थी सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ और जो क्रिश्चियनिटी का चर्च का दावा है कि हिंदुओं तुम झूठे भगवान की पूजा करते हो, हमारे पास आओ ईसा मसीह असली भगवान है, असली गॉड है, तुमको जन्नत पहुँचाएगा। तुम हिंदू बन और तुम अगर ये झूठे मज़हब में, झूठे धर्म हिंदू बने रहोगे, तो नरक की आग में जलोगे। अरे भाई साहब हम अपने ये सारी जो कपोल-कल्पित कहानियाँ ये आप हमको मत बताइए। पहले ये बताइए क्या ईसा मसीह नाम का कोई कैरेक्टर कभी धरती पे था? यूरोप में तो बहुत लोग नहीं मानते। दर्जनों फ़िल्में बन चुकी हैं इसके ऊपर, सैकड़ों किताबें हैं, पढ़ लीजिए उसके बारे में। तो ये कॉलोनियल पावर्स को ये एक मौका मिल गया कि हिंदुओं पे एक और हमला करो, जो हमला वो पिछले 1000 साल से हमारे ऊपर कर रहे हैं। और दूसरे ये अमित शाह जी ने उनका जीना पहले हराम कर रखा है। एफसीआरए एक्ट में 2 बार कई बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। अभी फिर अप्रैल के महीने में एफसीआरए एक्ट के रूल्स में अमेंडमेंट कर दिया, हराम का पैसा भारत लाना, क्रिश्चियनिटी में लोगों को हिंदुओं को ईसाई बनाने में जो इस्तेमाल हो रहा था, वो काम लगभग समाप्त हो गया। अब तो एफसीआरए रूल्स में साफ-साफ कहा गया है कि ये साफ-साफ बताना होगा कि इस पैसे का इस्तेमाल हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में धर्मांतरण के लिए नहीं किया जाएगा। ये एफसीआरए रूल्स में है। इससे चर्च बहुत नाराज़ है और आपको याद होगा जब मई में मार्को रूबियो अमेरिका का विदेश मंत्री भारत आया था, तो वो कलकत्ता में लैंड किया था। और वो कहाँ गया था? मिशनरी ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के ऑफिस में उस ऑफिस में गया था और अभी हाल में मदर टेरेसा के बारे में एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है कि जब उनके यहाँ जो जो गरीब लोग, जो बीमार लोग उनके हॉस्पिटल में लाए जाते थे, जब वो जब मरणासन होते थे, तो उनको दवाई नहीं दी जाती थी। एक व्यक्ति कैंसर का मरीज था, दर्द से करा रहा था, मर रहा था और मदर टेरेसा उससे कह रही थी कि जीसस इज किसिंग यू। तो वो आदमी चिढ़ के कहता है, आस्क योर जीसस टू स्टॉप किसिंग मी। अपने अपने ईसा से कहो कि मेरे को किस करना बंद कर दे। और उनके बाद और मदर टेरेसा कितनी महान थी उसके बारे में तो बहुत सारी किताबें हैं। और एक महान प्रधानमंत्री थे यहाँ पे इंदु कुमार गुजराल, जिनके समय उनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। और मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी बहुत बेकार प्राइम मिनिस्टर हैं। नेहरू ने स्वयं को भारत रत्न का पुरस्कार दिया, इंदिरा गांधी ने स्वयं को पुरस्कार दिया भारत रत्न का, राजीव गांधी 5 साल पीएम रहे, उन्होंने भी बाएं हाथ से प्रपोज किया,
और दाएं हाथ से प्रस्ताव वो उन्होंने ये इनाम स्वीकार कर लिया। मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, 12 साल हो गया, उन्होंने अभी तक अपने आप को भारत रत्न का पुरस्कार ही नहीं दिया। क्यों दिया? आपको लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी बहुत ही जो है आलसी प्राइम मिनिस्टर है? क्यों चौधरी साहब? नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बड़े नसीब से मिलते हैं किसी देश को। मैं नहीं, तो नहीं, 12 साल में अपने आपको पुरस्कार तक तो दे नहीं पाया भारत रत्न का। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। नहीं नहीं, हमें पुरस्कारों की उस तरीके से जरूरत भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग पुरस्कार के आकांक्षी होकर के काम करते हैं किसी के साथ, उनसे ज्यादा गिरा हुआ आदमी मैं मानता भी नहीं किसी को, कि आप केवल पुरस्कार के लिए किसी का समर्थन करें या किसी के साथ काम करें। हम तो राष्ट्र के साथ हैं, हम नरेंद्र मोदी के साथ भी नहीं है। जब तक हमें लगेगा कि वो राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे हुए हैं और काम कर रहे हैं, तब तक उनको भी समर्थन है। जिस दिन लगेगा कि राष्ट्र हित के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, उस दिन आलोचना करने वाले हम सबसे पहले आदमी होंगे। तो पुरस्कार सबसे बड़ा क्या होता है हमारे लिए? दर्शक, और जो हमें फॉलो करते हैं, वो जो हमें चाहते हैं, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारे लिए। तो हम अलग अलग समिट में जाते हैं, वहां बहुत सारे लोग मिलते हैं, मिल करके उनके जो हम कमेंट सुनते हैं, उससे बड़ा पुरस्कार तो कोई होता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में खड़े होकर के पद्म श्री लेते थे, विनोद दुआ से लेकर के, और कई दूसरे स्वनाम धन्य पत्रकार शेखर गुप्ता और पता नहीं कौन कौन। राजीव सरदेसाई, राजीव जी सरदेसाई। हाँ, जी हाँ। और उनका कुल मिलाकर के चरित्र क्या है और किस तरह के सवाल वो सोनिया गांधी से इंटरव्यू के समय करते थे और राहुल गांधी से करते थे, वो भी सब सोशल मीडिया पर है। तो समझ में आता है ना कि आप कैसे रीढ़ विहीन लोग हैं। मैं तो आपको बताऊं, जब वो नुपुर शर्मा प्रकरण हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी में उससे किनारा किया था, तो मेरे 3 एपिसोड आए थे उस पर और मैंने क्रिटिसाइज किया था। उसमें प्रधानमंत्री को भी किया था, बीजेपी नेतृत्व को भी किया था कि ये कोई तरीका नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने की जरूरत है। लेकिन चलिए, बाद में दिखाई दिया कि उनके साथ एक चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है उनके प्राणों की रक्षा के लिए, और कोई भी इस चीज का फायदा ना उठाने पाए, ये व्यवस्था तो कम से कम की गई है। तो हाथ नहीं छोड़ा उन्होंने नुपुर शर्मा का, अपनी कार्यकर्ता का। जी एकलव्य। कि जो सर एक बात बता रहे थे, वो जो पूर्व गृह सचिव हैं जिन्होंने कहा कि भाई मेरी माता जी ने 1 किलो की सोने की रामायण गिफ्ट करी थी, मतलब ये भी सर, देखिए सर, 2 ही बातें हो सकती हैं, क्योंकि ये एकदम अप्रत्याशित बात है सर कि एक व्यक्ति जो भारत जैसे बड़े देश का गृह सचिव रहा हो, उसे मतलब उसमें इतनी भी परिपक्वता नहीं हो कि भाई या तो आप अपने फैक्ट को कहीं से वेरीफाई कर लो। इतना बड़ा आरोप आपने लगा दिया, आपने सोचा नहीं 2 दिन में सामने आ गई ऐसी इस तरह की बात। तो या तो मतलब मेरे लिए मानना बड़ा मुश्किल है सर कि इस लेवल के व्यक्ति में इतनी अपरिपक्वता हो। तो कभी कभी मुझे लगता है सर, सिर्फ एजेंडा या कुछ पर्सनल मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो उसके कारण से इस तरह का स्टेटमेंट दे देना, या पॉपुलैरिटी चाहिए हो टीवी पे, आपका रेलेवेंस जो खत्म हो गया हो उसके लिए, तो इन चीजों का भी सर देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस डिजिटल एज में इस तरह के प्रोपेगेंडा का ध्यान रखना पड़ता है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा सर कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये जो एक आपदा में अवसर की बात होती है ना, मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है सर, राइट विंग इकोसिस्टम के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैं ऐसा मानता हूं सर कि एक बहुत बेहतर कुशल प्रशासक को सर नियुक्त करा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी प्रकार से सरकार को मंदिर के प्रशासन को एक तरह से मतलब अपने नियंत्रण में लेना चाहिए, लेकिन एक सिर्फ
असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से सर 2-3 अपॉर्चुनिटीज मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को भी साफ दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल सर, एक वेबसाइट हो सकती है, उस वेबसाइट पे ये चीजें लिस्ट रहनी चाहिए कि भाई ये हमारा स्टॉक है, ये हमारी अर्निंग्स हैं, ये इस तरह से है। उसमें अगर मतलब मैं तो कहता हूँ सर, ठीक है सारी जनता तो जाके वहां पे वेरीफाई नहीं करेगी, लेकिन कम से कम इतना तो रहेगा कि जो सेंसिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़े बड़े फालतू के स्टेटमेंट्स देने से पहले एक बार वहां पे फैक्ट्स को वेरीफाई कर लें। उसी तरह से सर मैं तो मानता हूँ कि जैसे आज मतलब ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि हमारे महान संतों को अभी जो आपने फोटो दिखाई उनको सामने ये आभूषण रख के दिखाना पड़ रहा है कि भाई मतलब नहीं नहीं ये चीजें सुरक्षित ही हैं। तो सर एक इतना बड़ा परिसर है, एक वहां पे म्यूजियम हो जाए, उस म्यूजियम में ये चीजें लगातार डिस्प्लेड रहे, क्या दिक्कत है। और मुझे लगता है सर साथ में कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, इतने बड़े ट्रस्ट का एक कम से कम कोई ढंग का समझ वाला व्यक्ति, कोई प्रेस कोऑर्डिनेटर होना चाहिए सर, जिससे कि कम से कम जब बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, जर्नलिस्ट जब खबर चलाने वाले हैं तो उनसे कोऑर्डिनेट करके पूछ सके कि भाई इस तरह की खबर आ रही है, क्या ये सच है क्या, या इसमें ये मतलब ऐसा कुछ हुआ है क्या, ये नहीं हुआ। तो सर मेरे ख्याल से कुछ लर्निंग्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। और वीरेंद्र जी, चलते चलते आपकी एक राय, ये लोग अपनी हरकतों से बाज तो अभी भी नहीं आएंगे, राजनीति तो करेंगे ये हरकतों से बाज आ जाएंगे तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इनको अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से, भारत राष्ट्र के प्रति अपनी घृणा की बैटरी को लगातार रिचार्ज करते रहना चाहिए। वो अलग बात है कि वो जब वो बैटरी रणभूमि में जाती है तो वो बोल जाती है, जैसे कि बंगाल में नहीं चली, आसाम में नहीं चली, और आने वाले दिनों में वो यूपी में नहीं चलेगी, उत्तराखंड में नहीं चलेगी, गोवा में नहीं चलेगी, मणिपुर में नहीं चलेगी, हिमाचल में नहीं चलेगी, और बहुत संभावना है पंजाब में भी नहीं चलेगी। तो लेकिन ये अपनी घृणा की बैटरी को रिचार्ज करना नहीं छोड़ सकते। छोड़ देंगे तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जो भी बचा कुछ रह जो गया। सर जो कह रहे हैं ना सर, बेसिकली इसका अंत में ले दे के सर पॉलिटिकली तो ये होने वाला है, एक मतलब एक लाइन में अगर इसको सम अप किया जाए कि ये जो और मतलब अखिलेश जी की खास करके जो पार्टी है जो सोच रही है कि इस मुद्दे को वो अपना एक रिवाइवल का सूत्र बनाएंगे, अंत में जाके सर ये उनके सर्वाइवल का संकट बनने वाला है। यस। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब और एकलव्य जी, आप दोनों ने इतना समय निकाला और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। और दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम।